नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर पहाड़। विधानसभा चुनाव के उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही जो दावेदार अपने अपने विधानसभाओं में तेज़ी के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, हम एक एक कर उन दावेदारों के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश चंदोला जी हैं, जो इससे पहले जग्गी बंगर सीट से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर पहाड़ में। धन्यवाद दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप क्षेत्र की समस्याओं को खबर पहाड़ के माध्यम से उठाते रहते हैं, इसके लिए आपका आभार है, धन्यवाद है। सर, कैसी चल रही है 2027 की तैयारी लालकुआ विधानसभा से? देखिए दिनेश जी, चुनाव तो अब आया है, 2027 का चुनाव तो अब आया है। मैं तो लगभग 20-25 वर्षों से लगातार समाज से जुड़ा हुआ हूँ और समाज से मेरा पुराना नाता रहा है और समाज ने मेरे सेवा कार्य को भी देखा है। 2012 में भी मैंने लालकुआ विधानसभा से टिकट की मांग की थी। उसके बाद 2017 में पुनः मैंने इसकी मांग की थी। उसके बाद 2022 में भी मैंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन अब तो 2027 आ गया और लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और 2 चुनाव भी पिछले हुए हैं, उसमें भी जनता ने मुझे भरपूर अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है। तो मैं तो रोज़ ही जुड़ा हूँ और इलेक्शन तो अब आया है, हम तो रोज़ ही समझते हैं कि कल को इलेक्शन हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। आपको क्यों लगता है कि पार्टी को आपको टिकट देने पर विचार करना चाहिए? देखिए दिनेश जी, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं और मैं भी लंबे समय से इस क्षेत्र में बना हुआ हूँ और लंबे समय से मेरा प्रयास रहा है कि जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका अपने व्यक्तिगत संसाधनों से उनका निवारण करूं और प्रयास भी किया, काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा हूं। और जब 2022 का उपचुनाव हुआ था तब उसमें भी जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और पुनः 2025 में जब ये पुनः पंचायती चुनाव हुए तो उसमें भी जनता ने पूरा सहयोग किया। और इस चाहे आप गोलापार ले लीजिए, चोरगलिया ले लीजिए, अपना इस बरेली रोड ले लीजिए, हल्दूचौड़ ले लीजिए, लालकुआ, बिंदु खत्ता, प्रतिदिन मेरा लोगों से आमना सामना होता है। लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं और मैंने उनका निवारण भी काफ़ी हद तक करने का प्रयास लंबे समय से रहा है। और आप जनता के बीच में जाते भी हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, तो उनका भी निवारण मैंने टाइम टाइम पर अपने संसाधनों के द्वारा किया है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से यह सीट उनके झोली में जाएगी। सर, पिछले 2 टर्म से यहाँ बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं और वर्तमान में डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट यहाँ के विधायक हैं। किस रूप से देखते हैं उनके इन 5 साल के कार्यकाल को? हालांकि अभी 5वां वर्ष उनका चल रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, इससे पहले माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नवीन दुमका जी ने यहाँ पर जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, तो उन्होंने भी विकास कार्य किए हैं और उनका अपना विकास कार्य करने का अपना नज़रिया था। और वर्तमान में बड़े भाई डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी भी इस क्षेत्र के विधायक हैं और वह भी जनता की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं और विकास का अपना अपना नज़रिया रहते हैं कि उनकी प्राथमिकताएँ क्या रहती हैं और किस क्षेत्र को प्राथमिकता से लेते हुए वहाँ की जनता की समस्याओं का निवारण करते हैं और वो समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं। और बाकी आप भी इस क्षेत्र में रहते हैं तो जनता कितनी संतुष्ट है या फिर जनता का भाव किस तरह से, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, यह भी आप देख रहे हो। हालांकि काफ़ी सारी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनका अपना नज़रिया है, उनके अपना काम करने का तरीका है। तो जो प्रमुख विपक्षी दल है आज की तारीख में आपका कांग्रेस, उसको लालकुआ विधानसभा में किस रूप में देखते हैं आप कि 27 में वो आपको किस प्रकार चुनौती दे सकती है? देखिए, क्योंकि मैं तो जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से हर सक्रिय रूप से हर चुनाव में मैंने प्रतिभाग किया है और पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर आ गया है। कांग्रेस अंतः गुटबाजी का शिकार हुई। जैसे पिछली बार यहाँ पर हरीश रावत जी आए, उससे पहले टिकट हमारी जो है बहन संध्या राणा कोटी जी को दिया गया मातृ शक्ति के रूप में, फिर उनका टिकट ले लिया गया। उसके बाद फिर खुद हरीश रावत जी आए। तो देख सकते हैं कि एक ही चुनाव को कितना घटना और उसका वो कि अगर और आपने ये भी देखा कि जो प्रदेश के मुखिया रहे हैं हमारे परम सम्मानीय हरीश रावत जी, और उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व भी किया है और
आज उनके पास जो है, कांग्रेस के पास उससे बड़ा चेहरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति देखी, अपनी स्थिति उन्होंने क्या इलेक्शन के दौरान उनकी स्थिति क्या रही, और उनका जो है शीर्ष नेतृत्व से लेके उनके अंदर से लोगों ने पूरे कैंपेनिंग करी, उन्होंने पूरा जोर लगाया। उसके बाद भी मुझे आपको पता है कि क्या उनकी स्थिति रही है, लेकिन उसके बाद भी आज देखें कांग्रेस की स्थिति और दयनीय हो गई है। और ये समझ लीजिए कि वो अंदर की गुटबाजी इतनी है कि वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा कांग्रेस का खास प्रभाव भी देखने को नहीं मिला। और आप भी खुद भली भांति जानते हैं कि अगर प्रभाव होता है तो इतना बड़ा चेहरा जो कि देश के मुख्यमंत्री रहे, तो अगर जनता का जरा सा भी विश्वास और थोड़ा सा भी उस कांग्रेस के प्रति भाव होता है तो वो देखने को मिलता। तो बुरी तरह से कांग्रेस पिछली बार यहाँ से हारी है, और आज के दिन में उनकी स्थिति और दयनीय हो गई है। अगर विधानसभा की समस्याओं की बात की जाए तो लालकुआं एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहाड़ से सुदूरवर्ती लोगों जो क्षेत्र है वहां से लोग यहां बसे हुए हैं, भाबर में, बिंदुखत्ता में, तमाम क्षेत्रों में। क्या प्रमुख समस्याएं आपको लगती हैं आज भी जो लगातार आपकी सरकार पिछले 10 सालों से यहां होने के बावजूद जो वो पूरी नहीं हो पाई हैं, उनको किस रूप से देखते हैं? देखिए, क्षेत्र की समस्याएं तो लालकुआं विधानसभा, छप्पन लालकुआं विधानसभा की बात करें तो क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आप भी रूबरू हैं और हर जनमानस रूबरू है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि अभी अगले महीने जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी, तो गोला नदी जब विकराल रूप धारण करती है तो उसके किनारे बसे जितने भी गाँव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी समझ लीजिए कि रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो जाता है। और विगत वर्षों में आपने देखा किस तरह से कटाव हो रहा है, उनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है, कितने घर बह गए हैं। और सरकार बजट भी दे रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या का स्थायी निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप देखें प्रमुख समस्या के रूप में देखिए ना, अगर किसी का घर बह जाए, आज के दिन में ज़मीन बह रही है, हम उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वास्तव में सोचनीय विषय है। तो मेरा तो ये प्रमुख समस्या के रूप में देखता हूँ मैं। इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ के जितने भी परिवार हैं खनन से जुड़े हुए हैं, हर दूसरा परिवार खनन से जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति खनन के अगर खनन जब प्रारंभ होता है तो खनन से जुड़े हुए, चाहे वो किराना व्यवसायी हो, कपड़ा व्यवसायी हो, जनरल स्टोर वाले हों, और जितने भी छोटे मोटे जितने भी व्यवसायी रहते हैं, और चाहे कपड़े वाले हों, तो वो सब लोग उससे जुड़ते हैं और एक सर्किल घूमता है। और बाहर से इतना मजदूर आता है, चाहे बिहार से, झारखंड से, कि उनकी भी आजीविका चलती है और क्षेत्र के लोग भी बड़ी खुशहाली का माहौल रहता है। लेकिन गोला की स्थिति इसमें हर बार वो क्या होता है कि गाड़ी वाहन मालिक जो है, वाहन स्वामी जो है, हर बार रेट के लिए लड़ता है, उसका जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जितनी मेहनत करते हैं, जितनी टूट फूट गाड़ी में जो भाड़ा होता है वो नहीं मिल पाता है। तो वो एक प्रमुख सोचनीय विषय है। और एक बार इतना अच्छा उनको भाड़ा मिल रहा था कि उनकी आजीविका बहुत सी चल रही थी, वो अपना संतुष्ट थे। लेकिन वो समस्या, और तीसरी समस्या प्रमुख रूप से आप क्षेत्र में देख रहे हैं कि नशे की समस्या, दिन ब दिन नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे युवा पीढ़ी, एक षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत हमारे युवा पीढ़ी के नशों में जहर घोलने का कार्य किया जा रहा है। वह तो है ही, साथ ही साथ नशा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नशे की समस्याएं चाहे बिंदुखत्ता के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे सुदूर आप चोरगलिया के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे अन्य क्षेत्रों में ले लीजिए, तो नशा भी इस क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या हो गई। उसके अलावा रोजगार, देखिए रोजगार के भी हालांकि सरकार का पूरा प्रयास रहा है रोजगार देने का, और सरकार ने भी कई सारे प्रयास, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कई सारे ऋण का आवंटन भी किया, कई सारे जो है योजनाएं भी लेके आए, लेकिन प्रॉपर रूप से रोज़गार की समस्या का निवारण नहीं हो पाया। इतना बड़ा सिटकुल हमारे पास है, और सिटकुल की अगर देखें तो वहाँ पर भी हमारे युवा जाते हैं और उनका परमानेंट होने के बजाय 2 साल की टर्म पीरियड हो जाते हैं, उसके बाद फिर बेरोज़गार हो जाते हैं, वो अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पर देते हैं। तो यह भी प्रमुख समस्या है। उसके अलावा क्या है कि निराश्रित रूप से घूम रहे गौवंश। आपने देखा कि मैंने लंबे टाइम से मैं गौधाम परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और गाय हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब हम बैतरणी नदी को पार करते हैं तो गौ माता की पूंछ को पकड़ के ही बैतरणी नदी को पार किया जाता है। और जो भी हम 1 साल की तपस्या करते हैं तो उसमें जो भी हम गौ माता को देते हैं, ऐसा माना जाता है कि सीधे हमारे पूर्वजों को पहुँचता है। जितना भी हम उसको श्राद्ध वगैरह देते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी उसको देते हैं, तो सीधे उन तक पहुंचता है। तो और गौ माता की या फिर नंदी की स्थिति इस विधानसभा में बहुत दयनीय है। और हालांकि सरकार भी अपने प्रयास कर रही है, प्रतिदिन का जो भत्ता मिलता है 80 रुपया वो भी दे रही है, लेकिन उसके बाद भी मतलब गौवंश बहुत ज़्यादा मात्रा में रोडों पर, सड़कों में चोटिल हो रहे हैं। और वो मतलब ये समझ लीजिए कि खुद तो चोटिल हो ही रहे हैं,
साथ ही साथ दुर्घटना का मुख्य कारण बन रहे हैं। और इस क्षेत्र के बहुत सारे, हर महीने आप कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनते होंगे, आज उस घर का युवा या उस घर का प्रमुख और उस घर का जो पालन पोषण करता है, क्योंकि वो लोग क्या होता है कि आपको जिसमें अपने कार्यालय की ओर जाते हैं या अपने व्यवसाय में जाते हैं, उसमें जाने की जल्दी होती है, फिर रात को जब देर लौटते हैं तब उनको घर जाने की जल्दी रहती है। तो इस ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में कई बार क्या होता है कि वो इतना नया नहीं देख पाते हैं कि कहाँ का रोड भी काली होती है, गौवंश भी काले हैं। तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गए हैं, बहुत सारे परिवारों ने अपने मुख्य संरक्षण, जो परिवार के जो भरण पोषण करते हैं, उनको खो दिया है। तो आज के दिन में, हालांकि आपने देखा कि पिछले महीने लगभग 1 साल पहले लगभग 500 से 700 गौवंश को हमने अपना पैसा भी जमा करा और प्लस और समाज के और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने सहयोग मांगा। खुद मैंने 500 से 700 गौवंश को जो है वहाँ संरक्षण दिलाया। और आज भी सुदूर क्षेत्रों से, लाल कुआं विधानसभा गोलापार हो, चाहे अपने हल्दूचौड़ का क्षेत्र हो, चाहे अपना ये बड़ी रोड का क्षेत्र हो, वहाँ से मेरे पास प्रतिदिन फ़ोन आते हैं कि भाई साहब, क्योंकि ऐसा होता है गाय पालते हैं, वो करते हैं, तो फिर पारिवारिक स्थिति या अच्छी ना हो या फिर गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उस समय क्या होता है कि वो लोग उस गौवंश को वहाँ रोड में छोड़ने की बजाय, क्योंकि धार्मिक आस्था तो होती है, तो वो वहाँ गौ आश्रम में छोड़ना पसंद करते हैं। तो प्रतिदिन मैं कम से कम 2 से 3 गौवंश को वहाँ भी संरक्षण दिलाता हूँ। इसके लिए मैं गौधाम परिवार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो निस्वार्थ रूप से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और तो मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि क्या नाम है, जो गौवंश की समस्या, इससे निराकरण दिलाया जाए। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं, चाहे बेरोजगारी और एक प्रमुख समस्या जो इस समय सबके जेहन में घर किए हुए है, वह समस्या है बिंदु खत्ता राजस्व गाँव की। देखिए, मैं बचपन से मैंने बिंदु खत्ता के लोगों का संघर्ष किया। मैं खुद भी बिंदु खत्ता वासी हूँ और बिंदु खत्ता का दर्द किसी से भी छुपा नहीं है इस समय। और वहाँ के लोग, चाहे प्रदेश सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसे अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके अलावा संघर्ष समिति भी उसके लिए संघर्ष कर रही है। तो आज के दिन में क्योंकि एक बिंदु खत्ता का आबादी जो है 80,000 लगभग वहाँ की आबादी है, लगभग 11,500 कुछ परिवार वहाँ पर निवासरत हैं और 3470 हेक्टेयर लगभग ज़मीन वहाँ पर ज़मीन है। तो वो आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में, और लंबे टाइम से लोगों ने उसके लिए संघर्ष भी किया है, तो वो भी प्रमुख समस्या है हमारे इस क्षेत्र की। आपने हाल फिलहाल में एक बड़ी मदद जो है वन अधिकार समिति की है, और आप लगातार राजस्व के मुद्दे को लेकर भी उनके बीच में सक्रिय रहे हैं, लेकिन राजस्व गांव बनाए जाने का रास्ता आपको क्या लगता है, क्या है रास्ता? देखिए, इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास सराहनीय है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ है। उसके अलावा बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के हमारे भाई लोग इसके लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके संघर्ष को देखते हुए जो मैंने मदद की है, वो मदद तो कुछ भी नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि इस राजस्व गाँव को बनाने के लिए जिस भी तरह के प्रयास हों, जिस भी तरह के बनाने के लिए, जिस भी, ये समझ लीजिए कि कई जगह तो राजस्व गाँव बन चुके हैं, कई जगह ऐसा नहीं है कि राजस्व गाँव नहीं बने हैं, लेकिन इस लड़ाई में मैं बिंदु खत्ता के लोगों के साथ में हूँ। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा और भविष्य में भी खड़ा रहूँगा कि किसी भी तरह से जिस रास्ते से भी उस बिंदु खत्ता का राजस्व गाँव बनाया जा सकता है, उस रास्ते पर अपनाने के लिए मैं तैयार हूँ और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और जो प्रॉपर होगा उसको हम सब लोग मिल के इस क्षेत्र में आगे काम करेंगे। सर, टिकट की बात की जाए तो आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा लाल कुआं विधानसभा से पूर्व जो 2017 से 22 तक विधायक रहे नवीन दुमका जी, और वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं डॉक्टर मोहन बिष्ट जी, वो खुद सिटिंग एमएलए हैं, वो भी दावेदारी जाहिर सी बात है उनकी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर कहे जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके भतीजे दीपेंद्र कोश्यारी भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। इन सारी तैयारियों को किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, अब आपसे मैं क्या सुनाऊँ। मैं तो 2012 में मैंने टिकट की मांग की थी भारतीय जनता, और मैं तो जन्मजात भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और हमारी आत्मा ही भारतीय जनता पार्टी में रचती बसती है। और बाय बर्थ
हमारा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार से ही जुड़ा हुआ है और हमने हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही प्राथमिकता दी और जब से हमने होश संभाला है और तब से भारतीय जनता पार्टी का ही अंग रहे हैं, हम लोग संघ के परिवार के अंग रहे हैं। तो मैं तो 2020-25 साल से इस क्षेत्र की सेवा भी कर रहा हूं मैं निरंतर, और अपने संसाधनों से मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन आपको पता है कि संसाधनों से आप अपने सीमित संसाधनों में कितना प्रयास कर पाते हैं, क्योंकि आपने मैं हार्ड मनी जो है लालकुआं विधानसभा के क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो होते हैं उनके निराकरण मैंने लगाया हुआ है और 20-25 वर्षों से लगातार समाज से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा आप डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, वो भी क्षेत्र की समस्या का निराकरण कर रहे हैं और निराकरण करने का उनका अपना तरीका है। इससे पहले हमारे परम सम्मानीय नवीन दुमका जी भी अपने सेवा भाव से कई सारी समस्याओं का निवारण किया, उनका नज़रिया अपना काम करने का था। और जैसा कि आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सांसद और मतलब ये समझ लीजिए कि राज्यपाल से लेके हर पद को उन्होंने शोभित किया, इस प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी जो भी अभी भी और क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगे हुए हैं, तो उनका धन्यवाद है, आभार है। और उनके भतीजे जो है दीपेन कोश्यारी, देखिए दीपेन कोश्यारी जी हों या फिर अन्य लोग जितने भी हों, देखिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। यहाँ विचारों की व्यक्ति करने की या फिर अपने भाग्य को आजमाने की सबको खुली छूट है। मैं तो इससे पहले भी 2 साल पहले एक साल पहले एक साक्षात्कार हुआ था, तो कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह किया, तो मैंने बोला देखिए हर आदमी को अपने भाग्य की आजमाइश करने का मौका मिलना चाहिए और करना भी चाहिए। और इसका निर्णय तो जनता करेगी कि भैया कौन सच्चे दिल से जनता के साथ है, कौन अपने मतलब को साधने के लिए यहाँ पर आ रहा है, या फिर क्या जनता की स्वीकृति। चाहे पिछले चुनाव में आपने देखा प्रदेश के मुखिया में हरीश रावत जी आए थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया था, उनकी पूरी टीम आप देखेंगे कि जितने BISP ऑल ओवर इंडिया से आके उनका साथ दिया, जितना जितना सारा पैसा। और हम तो बड़े मतलब बड़ा दुख भी होता था कि, और जब मैं मोहनदा के साथ लगातार चलता था तो आज वो गायब हो गया, कल वो गायब हो गया, परसों वो गायब हो गया, बड़ी दयनीय स्थिति देखने को मिलती थी कि हाँ बहुत लोग गायब। आज तक हमारे साथ है, मैं तो मोहनदा की हर सभा में रहा, हर सभा मैंने उनके लिए अपील भी करी। तो सब लोगों को अपने अपने भाग्य के तो देखे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होता, जनता भी देखती है कि कौन सच्चे भाव से सेवा कर रहा है, किसका भाव क्या रहा है, और सबको तैयारी करने का वो है। लेकिन आकलन जनता और प्रदेश नेतृत्व करता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखिए किसी भी अंतिम छोर के व्यक्ति को मौका मिलता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रॉपर सर्वे होता है। देखिए इससे पहले जब आपने देखा होगा कि अब तो प्रकाश पंत जी हमारे शीर्ष थे, वो ऊपर चले गए, भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करा। यहाँ पर उन्होंने अपना निवास 3 पानियाँ बनाया, गृह प्रवेश करा और उनकी पूरी टीम बन चुकी थी और उन्होंने पूरा प्रयास करके ये समझ लीजिए कि बहुत लगभग वो 5 साल तक एक्टिव रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ तो सर्वे में उनकी स्वीकार्यता नहीं देखी गई, तो शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बोला कि आप पिथौरागढ़ जाइए, यहाँ की बजाय पिथौरागढ़ में आपकी स्वीकार्यता है। तो जो सर्वे हुआ था उसके बेस पर वो वहाँ गए, वहाँ से विधायक भी बने, ठीक है। और जबकि वो टिकट बांट, उसमें वित्त मंत्री थे, टिकट बांटने वालों में थे, तो शीर्ष नेतृत्व ने जो चाहे वो अमित शाह जी की टीम हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम हो और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, सबके अलग अलग सर्वे, चाहे संघ का अलग अलग सर्वे होता है, उसी बेस पर टिकट का निर्धारण होता है। और पिछली बार हेमंत त्रिवेदी जी आए, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करे, उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी इस क्षेत्र में, लेकिन जब उनकी स्वीकार्यता नहीं देखी गई या फिर ये कहें कि उनको सर्वे में नहीं आए, तो उनसे कहा गया कि मोहन सिंह बिष्ट जी जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो मोहन सिंह बिष्ट जी को, जबकि मोहन सिंह बिष्ट जी उसमें भारतीय जनता पार्टी से बाहर चल रहे थे, 6 साल से के लिए अनुशासन समिति, उससे पहले जिला पंचायत का जो चुनाव उन्होंने पार्टी से बाहर लेके लड़ा था, तो और लेकिन जब सर्वे किया गया स्वीकार्यता उनकी पाई गई तो टिकट उनको दिया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो निष्पक्ष रूप से जो सच्चे रूप में सेवा कर रहा है और जो जिसकी स्वीकार्यता जनता करती है उसी बेस पर टिकट का निर्धारण करती है। और लंबे समय से आप देख भी रहे होंगे कि इसी कारण से आज इतने स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगभग 22 स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसका सिंगल रीज़न यही है कि जिसकी स्वीकार्यता है, जो सच्चे मन से जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनता की सेवा कर रहा है, जिसका भाव निस्वार्थ है, उसी को भारतीय जनता पार्टी
टिकट देती है। और आपने पिछली बार देखा इतने विशाल बहुमत मिला और इस बार फिर से 50 के से ऊपर का बहुमत मिलेगा, ऐसा विश्वास हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी ने जताया है। और उस क्षेत्र में निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह का देख ले तो उनका जो कार्य है स्वीकारता आज सर्वोपरि है। इसके अलावा हमने लंबे समय से कई दावेदार कवर किए हैं, विधायकों को भी देखा है, प्रत्याशियों को भी देखा है। लोग अपनी राजनीतिक कैरियर में तैयारी करते समय अपना समय पूरे विधानसभा क्षेत्र को देते हैं, लेकिन आप एकमात्र ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने समय के साथ साथ अपना हार्ड मनी कहें या धन कहें वो भी खर्च किया है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि सामाजिक कार्यों में आपने इतनी बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद की है? इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, जब मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं और हमारे पिताजी सूबेदार मेजर जगन्नाथ चंदोलाई जो है भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और मेरा तो समाज से हमेशा शुरू से प्रारंभ से ही लगाव रहा है, लेकिन शुरू में मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। मैं केवल ये सोचता था कि अपने कमाई का कुछ अंश समाज के कार्य में लगाना चाहिए। तो मैंने वो कार्य जब से मैंने अपना कैरियर से लेके जिसका कार्य प्रारंभ किया है और जो भी मेरे को प्राप्त होता था उससे मैं चाहे कोरोना काल देख लीजिए, उससे पहले आप मैं लंबे समय से जब सर्दियां होती हैं तो रातों को मैं कंबलों का वितरण करता हूं और मतलब सामाजिक कहीं पर मुझे कोई समस्या लगती है, युवा साथियों चाहे वो क्रिकेट किट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, उनका लंबे समय मुझे खुद याद नहीं मैंने कितने किट आज तक वितरित करते हैं, हज़ारों की संख्या में युवा साथी को दिए हैं। और सामाजिक चाहे हमारे इतने सारे कौतिक होते हैं, महोत्सव होते हैं जो कि पहले और कितने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, कई टूर्नामेंट की शुरुआत हमने करी। और हमारे क्योंकि राम हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, प्रभु श्री राम, तो कितनी सारी रामलीलाओं की शुरुआत करी। अभी भी कई हम लगभग इस क्षेत्र में होने वाली प्लस निकटवर्ती क्षेत्र में होने वाली सभी जितनी भी रामलीला मंचन होते हैं उनसे मैं जुड़ा होता हूँ और भरपूर सहयोग भी करता हूँ, समय भी देता हूँ। चाहे कोई सा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, हमारे कौतिक हैं, मेले हैं, चाहे चोरगलिया में प्रथम बार मैंने कौतिक उत्तरायणी का प्रारंभ करवाया है, गोलापार में मैंने पहली बार उत्तरायणी और कौतिक का प्रारंभ करवाया। उसके अलावा बिंदु खत्ता में जब प्रथम बार जड़ सेक्टर में उत्तरायणी महोत्सव आता, उसमें मैं मुख्य मतलब 1 लाख रुपये उसमें 2010-11 में बहुत काउंट करता था, तो मैंने उसमें वो सहयोग किया। चाहे हल्दौड़ की उत्तरायणी हो, प्रथम वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। और चाहे अभी कई और महोत्सव भी होते हैं और बहुत सारी रामलीला होती हैं और कई जगह भागवतों का आयोजन होता है और कई जगह माता के जगराते होते हैं। तो मैं तो युवा साथियों से कहता हूँ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सहयोग मेरे से और वो सहयोग मेरे से लीजिए और आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। तो लंबे समय से चाहे गौ माता की सेवा को लेके हो और कोरोना काल में मैं प्रतिदिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ही है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद, इष्ट देव का आशीर्वाद है कि हम उन दिनों कितनी भयावह स्थिति थी, लेकिन मैं एक सिंगल डे, एक भी दिन घर पर नहीं रुका। घर वाले चिंतित होते थे, परेशान होते थे कि आज फला ऐसा हो गया, फला हमारे बिरादरी में ऐसा हो गया, रिश्तेदारी में ऐसा हो गया, आप ऐसे अपनी जान जोखिम में डालिए। लेकिन प्रतिदिन एक सिंगल डे भी मैं घर पर नहीं रहा। और मैंने क्योंकि उन दिनों क्या था कि कुछ पहाड़ के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वो अपने घरों में फंसे हुए थे, उनको राशन की दिक्कत थी। कुछ मजदूर वर्ग जो बाहर का था वो यहाँ पर आया हुआ था, कोला से जुड़ा हुआ मजदूर वर्ग, अन्य जो ठेकेदारी जुड़े हुए मजदूर थे, मैं और प्रतिदिन उनके मतलब निकलता रहा घर से और प्रतिदिन अपनी स्कॉर्पियो में बांट के राशन के पैकेट बनाते थे हम लोग और प्रतिदिन हर इलाके में जाके हमने वो वितरित किया। तो कभी भी मैंने अपना जो है जो हार्ड मनी जो बोलते हैं, कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि चंदोला जी पैसा केवल आपके पास ही है क्या, और लोगों का पैसा नहीं है। लेकिन मुझे तो ये समझ लीजिए कि जब मैं निकलता हूँ तो मुझे फिर ये नहीं दिखाई देता है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जहाँ मुझे लगता है कि इस समस्या का निवारण मेरे माध्यम से हो सकता है तो मैं दिल से उसका निवारण करने का प्रयास मैंने विगत कई वर्षों से किया हुआ है। और कई लोग कहते भी हैं कि आप इतना क्यों करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा तो ये अपना अंदर का विचार है कि अगर आपके पास है तो आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। मैंने ट्यूबवेल के लिए भी ज़मीन दान दी, मंदिरों के लिए ज़मीन दान दी। अभी हाल में ही मैंने पिछले महीने ही लगभग ये समझ लीजिए 17 से 18 लाख की ज़मीन मैंने दान करी। उससे पहले आधा बीघा मैंने 3000 स्क्वायर फीट ट्यूबवेल के लिए दान करी। उससे पहले एक मंदिर के मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने निरंतर ही
सेवा भाव से ये किया है। लेकिन और मेरे को और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 2 इलेक्शन हुआ है और उसका जनता ने मुझे रिटर्न भी दिया है। ऐसा नहीं कि अगर मैं उससे पहले लोग कहते थे कि चंद्रोला जी तुम तो पागल हो या तुम्हारा ऐसा है कि तुम जो करते हो, तुम इस तरह के वर्डिंग उनकी रहती थी। लेकिन जब उन्होंने जनाधार देखा, जब 2 इलेक्शन में मुझे मतलब हालांकि मेरी धर्मपत्नी गृहिणी है, उसका सामाजिक कार्यों में, क्योंकि अगर मैं भी मेरे 3 बच्चे हैं तो 2 बेटियां 1 बेटा है, उनके भी देखभाल करनी होती है, उनकी सब व्यवस्थाओं को, क्योंकि कॉलेज भी पढ़ने लग गए हैं बच्चे अभी हमारे, वो भी कर रहे हैं, तो उनकी भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी गृहिणी शायद सामाजिक कार्यों में ज़रा उसके क्लियर नहीं। उसके बाद भी जनता ने लगभग 14,000 वोट मेरे को दिए। 70% जो भी जिला पंचायत के जितने इलेक्शन पड़े थे मेरे को दिए, और उसके अलावा 8,000 वोटों से 7,800 कुछ वोटों से हम लोग विजयी हुए। और आप देख रहे होंगे कि यह केवल ये सेवा भाव के कारण ही हुआ। मैं तो जनता का हर मन से धन्यवाद अदा करता हूँ कि सभी युवा साथियों का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, उनका अपूर्व स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है और तैयारियां मैंने की है। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि भविष्य में भी इस तरह का समर्थन उनको जनता का मुझे मिलेगा, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बुजुर्गों का, चाहे गोलापाल ले लीजिए, चाहे चोरगलिया ले लीजिए, और चाहे हमारे इस हल्दू चौड़ में ले लीजिए, बरही रोड में ले लीजिए, बिंदु खत्ता ले लीजिए, लाल कुआं ले लीजिए, सभी जगह मुझे अपना घर जहाँ लगता है, सभी जगह हमारे करीबी निकट हैं और जो मुझे समय समय पर प्रेरणा भी देते रहते हैं। उनकी प्रेरणा से मैं आगे रोज़ री एनर्जाइज होकर समाज के लिए उठ खड़ा होकर और आगे करने का प्रयास, बेहतर करने का प्रयास मेरा प्रतिदिन रहता है। सर, आप इससे पहले अल्पकाल के लिए जिला पंचायत सदस्य रहे, उसके बाद वर्तमान में अभी आपकी पत्नी दीपा चंदोला जिला पंचायत सदस्य है। आपने इस क्षेत्र में एज ए जिला पंचायत सदस्य, चाहे आप हो या आपकी पत्नी हो, किस तरह के विकास कार्य कराए हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जब आपको कोई पद मिल जाता है तो उसकी एक मैंडेटरी हो जाती है कि वो अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार भी होता है, तो उसको लेकर आप क्या किया? देखिए, मैं बहुत कम समय के लिए मुझे बजट नहीं के बार मिला, उसके बाद भी मैंने बहुत प्रयास करा। लगभग अपने कार्यकाल में 50 लाख का, मतलब लगभग 50 लाख लागत के, चाहे वो सार्वजनिक रोड का हो, शौचालय का निर्माण हो, या टैंकियों का निर्माण हो, या सोख्ता का निर्माण हो, जो भी जनता की समस्या थी उनका निवारण करने का प्रयास किया। और अभी भी लगभग 8-9 महीने का समय हुआ है, तो इस बीच भी लगभग 50 लाख का कार्य हमारी विधानसभा के कुछ योजनाओं का कार्य काम चल रहा है। कुछ योजनाएं पूरी हो गई है और कुछ योजनाओं पर प्रस्ताव दिए हुए हैं, तो वह सब कार्य चल रहे हैं। और देखिए, जिला पंचायत में बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की जाती। आप भी जानते हैं कि जिला पंचायत का बजट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अपने जितनी हमारी क्षमता है और जितने हमारे संबंध है, कि हमारे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है और हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश के इस क्षेत्र के जितने प्रतिनिधि हैं सबसे मेरा अच्छा व्यवहार है। तो उनके माध्यम से मेरा जो है कई सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, कई सारी योजनाएं चल रही है, और बहुत जल्दी ही जितनी योजनाओं मैंने काम किया है, जो योजनाएं पूरी हो गई है, प्लस जो योजनाओं का प्रस्ताव गए हैं उनके बारे में आपको कहेंगे, तो मैं निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से उसको आपके समक्ष पेश करूंगा। और मेरा एक सवाल और है कि पार्टी अगर आपको मौका देती है, तो जैसे एक हर नेता का सपना होता है अपने क्षेत्र के लिए, आपका क्या सपना है इस लालकुआं विधानसभा के लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैं सबसे मेन प्रायोरिटी होगी मेरी, जो ये जब गोला नदी आती है तो उसके किनारे जो बसे हुए गांव है, वहाँ पर तो तटबंध हर वर्ष बजट आता है, तटबंध बनते भी हैं, लेकिन उसका स्थायी निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। तो उसके स्थायी निराकरण पर मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा, इस क्षेत्र में नशा बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उस पर हर ये समझ लें कि जो एक मुहिम के तहत वहाँ पर हर संभव प्रयास उसके लिए करने का मेरा वो रहेगा, क्योंकि नशा जो है हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। और हर परिवार में, अगर आप समझिए, भारत वैसे तो पहाड़ का जो क्षेत्र है थोड़ा बहुत नशे की तरफ, जिस परिवार का मुखिया या कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है, आप देखते होंगे और महसूस भी करते होंगे, अड़ोस पड़ोस में या कहीं वो होता है। तो उसके अलावा क्या है कि एक तो वो समस्या है ही, और उसके अलावा क्या है कि कुछ कूटनीति के तहत
हमारे समाज को खोखला करने का कार्य किया जा रहा है। अगर उसमें हमने त्वरित निर्णय नहीं लिए, त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। तो उस नशे की ऊपर भी हमें कंट्रोल करना होगा। और तीसरी समस्या मैंने है कि वाहन स्वामी जितने भी गोला से जुड़े हुए परिवार हैं, क्योंकि हर दूसरा परिवार गोला से जुड़ा हुआ है, तो हर बार उनकी मतलब जो भाड़ा मिलता है उसको लेके हर बार वो लोग आंदोलन करते हैं, हर बार परेशान होते हैं, लेकिन उचित भाड़ा उनको नहीं मिल पाता है और उस ओर कार्य करने का प्रयास रहेगा। उसके साथ साथ बिंदु खत्ता राजस्व गांव आप देख रहे हैं कि आज हर व्यक्ति उससे जुड़ता जा रहा है। और ये समझिए कि बिंदु खत्ता का संघर्ष तो मैंने लंबे समय से देखा हुआ है, जब से हम बहुत छोटे थे तब से उनका संघर्ष देखा हुआ है। तो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के सरकारी प्रयास कर रही है और बिंदु खत्ता संघर्ष समिति भी, राजस्व ग्राम संघर्ष समिति भी इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और मैं भी, अगर जनता मुझे मौका देती है तो जिस भी तरीके से जैसे भी इसको बनाया जा सकता है, उनमें हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा और राजस्व गांव के लिए जो प्रयास होगा वो करने का प्रयास रहेगा। और उसके अलावा क्या है कि जंगली जानवरों से, कई यहाँ पर जंगली हाथियों से लेके उनका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो फेंसिंग की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल उगाता है और फसल उगाने के बाद क्या होता है, कभी तो मौसम का शिकार हो जाती है। जब कोई आपदा आती है, आंधी तूफान बारिश, तो मैन समय पर वो नुकसान पहुंचा देती, नहीं तो बची खुची फसल जो है आपका जो है जंगली जानवर भी उसके लिए करते, तो उसके और भी मेरा प्रयास रहेगा। और उसके अलावा और जो विक्रय के धान विक्रय केंद्र, गेहूँ विक्रय केंद्र, वहाँ पर भी मैंने लंबे समय से देखा, पिछली बार बड़ी समस्याएं आई थी। हालांकि प्रदेश सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो निष्पक्ष रूप से नहीं करते हैं, तो उनको क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से फसल उगा के वहाँ पहुँचाता था, वहाँ भी उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो उसके लिए भी रहेगा। और उसके अलावा क्या है कि निराश्रित गौवंश नंदी जो सड़कों में घूम रहे हैं, उनके लिए मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ, गौधाम परिवार जुड़ा हूँ, तो उनका भी स्थायी निराकरण की ओर प्रयास रहेगा। सरकार भी भत्ते दे रही है, उसका प्रतिदिन का 80 रुपये के साथ कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इसका स्थायी निराकरण नहीं हो पा रहा है। पहाड़ से भी हमने कई बार देखा कि रात को पहाड़ से भी कई लोग जो यहाँ सामान लेने या जितने बड़े वाहन आते हैं, ट्रक आते हैं, डम वो आते हैं, तो उनके अंदर गौवंश भर जाते हैं, वो किसी भी एरिया में छोड़ देते हैं। तो इसके लिए भी चेकिंग से लेके उससे लेके इससे लेके, क्योंकि जिस क्षेत्र में आज सरकार इसके और भारत सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है कि गौवंश के जो है गौवंश का पूरा संरक्षण हो, गौ माता का पूरा संरक्षण हो, नंदी का पूरा संरक्षण हो, तो इसके लिए जो भी कार्रवाई है ये करने का प्रयास रहेगा। उसके अलावा बेरोजगारी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या भी है, और स्वरोजगार के माध्यम से मैं कई परिवारों से, कई युवा साथियों से जुड़ा हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत तो युवा शक्ति है, युवा शक्ति बड़ी मात्रा में मेरे जुड़ी हुई है। प्रतिदिन उनकी समस्याओं से मैं रूबरू होता हूँ, तो चाहे स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे सिटकुल के माध्यम से हो, चाहे सेंचुरी के माध्यम से हो, जितने भी आस्थान यहाँ पर है, औद्योगिक आस्थान यहाँ पर है, उस माध्यम से बेरोजगारी को भी दूर करने का प्रयास मेरा रहेगा। और ऐसी अनेकों समस्याएं क्षेत्र में अगर जनता मुझे मौका देती है, निश्चित रूप से इन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ कमलेश चंदोला जी, जो कि लगातार लंबे समय से लालकुआ विधानसभा में समय और धन दोनों से लोगों की मदद करते आए हैं। इनका कहना है कि अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है और 2027 में इन्हें टिकट देती है, तो ये इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। अगले हफ्ते फिर हम किसी नए दावेदार के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।